नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लासेस चल रही थी उसमें हमने 2 क्लास में पुर्तगालियों के विषय में डिटेल से पढ़ा था। किस प्रकार से उनकी नीतियाँ रही हैं, बाद में उन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी कंपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, साथ ही साथ भारतीय राजाओं से उनके क्या संबंध रहे हैं और किस कारण वे भारत में असफल हुए हैं, उसके विषय में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण यूरोपीय देश ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे कि भारत में अंग्रेजों की नीतियां क्या रही हैं, किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न देशी राजाओं पर अपना आधिपत्य जमाया और भारत पर कब्जा किया। साथ ही साथ प्रारंभिक कौन कौन से अंग्रेज यात्री रहे हैं जिनके विषय में अक्सर हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि सरल भाषा में सरल तरीके से तथ्यों को समझा जाए और जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है हमारी परीक्षाओं में जिससे प्रश्न आते हैं उन्हीं तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात अंग्रेज़ों की करते हैं तो अंग्रेज़ों को भारत के विषय में सबसे पहले जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, तो हमें पता है कि पुर्तगाल जो कि पहला यूरोपीय देश था जिसने भारत पर अपने नाविकों के माध्यम से व्यापार करने की शुरुआत की। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। उन्हीं का एक जहाज जो व्यापार करके लिस्बन की ओर जा रहा था, यानी भारत से लिस्बन की ओर जा रहा था, उस जहाज को 1578 ईस्वी में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज था। कौन था? फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज था। उसने लूट लिया और उस लूट से, उस जहाज से फ्रांसिस ड्रेक को भारी मात्रा में बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई, जिससे उसको पता चला कि भारत में कितनी समृद्धि है, साथ ही साथ कितनी मूल्यवान वस्तुएं भारत में प्राप्त होती हैं। तो भारत की समृद्धि का पता 1578 ईस्वी में अंग्रेजों को पता चलता है। उसके बाद, उसी के बाद ही जब यह घटना घटती है तो अंग्रेजों ने भारत में आने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। पहला जो अंग्रेज व्यक्ति है वह है थॉमस स्टीफेंस, जो कि 1579 ईस्वी में भारत आता है। यह भारत आने वाला पहला अंग्रेज नागरिक है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज नागरिक कौन है? थॉमस स्टीफेंस है। यह एक पादरी के रूप में गोवा में आया था पुर्तगालियों के साथ 24 अक्टूबर 1579 को। ठीक, 24 अक्टूबर 1579 ईस्वी को पुर्तगालियों के साथ गोवा में आया था, जहां पर यह एक जेसुइट कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य भी किया था। ठीक, जेसुइट कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किया। इसके बाद जो अगला व्यक्ति है 1583 से 1591 के बीच में रॉल्फ फिंच। ठीक, रॉल्फ फिंच जो है यह एक महत्वपूर्ण अंग्रेज नागरिक है। अकबर के दरबार में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज नागरिक या अंग्रेज व्यापारी भी माना जाता है। इसके विषय में डिटेल क्या है जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसको पुर्तगालियों ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद यह बंगाल, पेगू और श्याम आदि विभिन्न स्थलों का भ्रमण करता है। इसने भारत में विभिन्न स्थलों के भ्रमण के दौरान ही भारत के रहन सहन, वेशभूषा और भारतीय रीति रिवाजों के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। साथ ही साथ इससे एक महत्वपूर्ण कथन भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रॉल्फ फिंच कहता है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी तत्कालीन लंदन से भी बड़े शहर हैं। क्या कहता है? यह कहता है कि फतेहपुर सीकरी और आगरा तत्कालीन यानी उस समय जो लंदन शहर है उससे भी बड़े हैं। इसके बाद की जो घटना है, जॉन मिल्डन 1599 ईस्वी में भारत आता है, अगला नागरिक जो है। इसके विषय में महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज है। इसके पहले यानी जॉन मिल्डन हाल से पहले जितने भी व्यक्ति हैं वह जल मार्ग से आए हैं। जॉन मिल्डन हाल जो है पहला अंग्रेज नागरिक है जो थल मार्ग से भारत आता है। यह 1603 ईस्वी में आगरा पहुंचा और अकबर से व्यापार करने के लिए, कहां पर? गुजरात में व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु असफल रहता है। यह भारत में 7 वर्षों तक रहता है। तो इसके विषय में डिटेल से हमने समझा और देखा कि कौन कौन से यात्री हैं प्रारंभिक दौर के जो भारत आते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है इसके विषय में भी हमें समझना चाहिए।
लंदन के कुछ व्यापारियों ने, जिन्हें मर्चेंट एडवेंचर्स कहा जाता था, क्या कहा जाता था? मर्चेंट एडवेंचर्स कहा जाता था, इन्होंने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व के साथ, यानी लंदन इधर जो हम लोग हैं एशियाई देशों के साथ व्यापार के एकाधिकार की मांग की। ठीक, कौन? मर्चेंट एडवेंचर्स, जो कि एक व्यापारियों का समूह था, इन्होंने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व के साथ व्यापार के एकाधिकार की मांग की। उसके बाद 24 सितंबर 1599 ईस्वी को द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसकी स्थापना होती है। ठीक, फिर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने के एकाधिकार का, क्या कहते हैं, इनको अधिकार पत्र प्रदान किया। फिर 1609 ईस्वी में राजा वहां के होते हैं जेम्स प्रथम, इन्होंने महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए एकाधिकार पत्र दिया था। अब जब जेम्स प्रथम राजा बनते हैं तो इन्होंने इस अधिकार पत्र को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक, कंपनी की अगर हम संरचना की बात करते हैं तो इसमें 217 साझेदार थे, यानी ठीक इसमें कितने व्यक्ति थे? 217 व्यक्ति थे। प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ थे। इसी में एक जो निदेशक मंडल था कंपनी के संचालन के लिए, यानी कंपनी ठीक से कार्य कर सके, इसके लिए 26 सदस्यों का एक निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, जिसमें एक निदेशक, एक उप निदेशक और 24 सदस्य थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें 26 सदस्य थे, इन्हीं 26 सदस्यों में से एक निदेशक था, एक उप निदेशक और 24 सदस्य थे। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसमें जो कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज जो है, इसका नाम शॉर्ट कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो इनका प्रारंभिक जो नारा रहता है, भूभाग नहीं व्यापार, ट्रेड नॉट टेरिटरी, यानी हम लोग व्यापार करेंगे, यहां पर भूभाग का अधिग्रहण नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, मुगल दरबार में पहला कदम। ठीक, तो यानी कौन सा अंग्रेज है? अभी हमने देखा था कि मुगल दरबार में सबसे पहले आने वाला कौन सा व्यक्ति था, उसके बाद जिसे सफलता मिली है, ठीक, उसको भी हम लोगों को देखना होगा। पहली समुद्री यात्रा 1601 से 1603 ईस्वी में किसकी होती है? अंग्रेजों की नहीं, अंग्रेज तो पहले ही आ चुके हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों की होती है। ठीक, कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा कमांडर जेम्स लैंकेस्टर के नेतृत्व में हुई। जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। ठीक, रेड ड्रैगन पहला जहाज है अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि भारत आता है। यह यात्रा भारत की मुख्य भूमि तक नहीं पहुंची, वे निकोबार द्वीप समूह से सुमात्रा चले गए। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो हैं 1608 ईस्वी में भारत आते हैं। प्रथम अधिकारी प्रतिनिधि, यानी यह राजा के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। ठीक, हॉकिंस सरकारी हैसियत से कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। ठीक, यह हेक्टर नामक जहाज, पहला जो जहाज था रेड ड्रैगन था, जो कैप्टन हॉकिंस जो हैं, यह हेक्टर नामक जहाज से 24 अगस्त 1608 को सूरत के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। ठीक, उसके बाद रेड ड्रैगन जो जहाज पहले आया था वह जहाज भी इनके साथ में दोबारा भी आता है। वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र मुगल सम्राट जहांगीर के लिए लाया था, जिसमें व्यापार की अनुमति मांगी गई थी। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, यह जो अनुमति पत्र था व्यापार के प्राप्त करने के लिए, वह अकबर के नाम से लिखा गया था, परंतु जब यह भारत पहुंचते हैं तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर क्या कहते हैं, वहां भारत में मुगल सम्राट के रूप में इनका राज्यारोहण हो चुका था। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो पत्र है अकबर के नाम से था, जहांगीर को इन्होंने दिया था। इनके साथ में कौन आते हैं? इनके साथ में विलियम फिंच, हॉकिंस के साथ भारत आने वाले अंग्रेज जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है।
कैप्टन हॉकिंस के साथ में विलियम फिंच आते हैं। महत्वपूर्ण इनके विषय में क्या है, इन्होंने अनारकली की जो दंत कथा है उसके विषय में डिटेल से लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो कैप्टन हॉकिंस जब आते हैं भारत में मुगल दरबार में, तो इन्होंने आगरा में, कहां पर, आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से यह मिलते हैं। और हॉकिंस जो है तुर्की भाषा में, तुर्की और फारसी इनको दोनों भाषाएं आती थी, परंतु जहांगीर से तुर्की भाषा में बात करते हैं, जिससे जहांगीर प्रभावित हुआ। इन्हें फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था, यानी ज्ञान दोनों भाषाओं का था, परंतु जहांगीर से तुर्की भाषा में यह बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जहांगीर प्रसन्न होकर के इनको 400 का मनसब, एक सैन्य प्रशासनिक जो पद मनसब माना जाता था, 400 का मनसब, एक जागीर और खान की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने इनको 400 का मनसब, एक जागीर और खान की उपाधि इनको प्रदान की। इसके बाद फिर क्या घटना है, जब जहांगीर ने इनको 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी, उसके बाद जब जहांगीर ने अनुमति तो दी, परंतु पुर्तगाली सूरत के व्यापारी और पुर्तगालियों के विरोध के बाद जहांगीर ने यह अनुमति पत्र जो है, यह अनुमति जो है उसको रद्द कर दिया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है कि 1608 में जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की तो अनुमति दी, परंतु वहां सूरत के स्थानीय व्यापारियों और पुर्तगालियों के विरोध के बाद इस अनुमति को रद्द कर दिया। आगे देखते हैं। इसके बाद सूरत में जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की गई थी उसके विषय में हम लोग समझते हैं। कैप्टन मिडल्टन जो हैं, यह पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद अपना जहाज सूरत के बंदरगाह पर उतारते हैं। यहीं पर 1612 ईस्वी में सवाली का युद्ध होता है। ठीक, 1612 ईस्वी में, नवंबर 1612 में सवाली का युद्ध होता है। यह एक निर्णायक मोड़ था। इसमें कैप्टन थॉमस बेस्ट जो हैं, इन्होंने सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। ठीक, कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सूरत में जब पराजित कर दिया, तो उसके इस विजय के बाद जहांगीर बहुत प्रभावित होता है और इस जीत से इस बात का मिथक टूट जाता है कि पुर्तगाली जो हैं समुद्री शक्ति के रूप में सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक, इस बात का मिथक टूटता है कि पुर्तगालियों को समुद्र में हराया नहीं जा सकता है। मुगलों को अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति का एहसास हो गया, यानी उन्हें पता चल गया कि अंग्रेज भी पुर्तगालियों की तरह ही शक्तिशाली हैं और कैप्टन बेस्ट ने सूरत बंदरगाह जीतकर पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया। इसके बाद फिर क्या होता है कि अंग्रेजों को नौसैनिक शक्ति से प्रभावित होकर जहांगीर ने 6 फरवरी 1613 को एक शाही फरमान के माध्यम से सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। ठीक, तो अंग्रेजों को टॉमस एल्डवर्थ के नियंत्रण में सूरत में एक फैक्ट्री, जो कि अस्थायी फैक्ट्री थी, व्यापारी कोठ थी, स्थापित करने की अनुमति मिल गई। तो यह पहली जो फैक्ट्री है अंग्रेजों की अस्थायी फैक्ट्री, वह सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं। सर टॉमस रो, इनका मिशन क्या है, किस प्रकार से इनकी नीतियां हैं, इसको भी हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि हॉकिंस के बाद ही टॉमस रो आते हैं और इन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारे अनुमति पत्र जहांगीर से प्राप्त किया। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 18 सितंबर 1615 को सूरत आते हैं। इसके पहले हॉकिंस कहां पर मिलते हैं, वह आगरा के दरबार में मिलते हैं और जो टॉमस रो हैं यह जनवरी 1616 में जहांगीर से मुलाकात कहां पे करते हैं, अजमेर में। ठीक, यह अजमेर में जहांगीर से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए एक व्यापक शाही समझौता प्राप्त करना। ठीक, यानी अंग्रेजों और मुगल दरबार के बीच में एक समझौता हो जाए ताकि अंग्रेज भी भारत में व्यापार कर सके। यह 3 वर्षों तक 1618 तक एक मान्य राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में मुगल दरबार में रहे, यानी जहांगीर के साथ साथ यह अजमेर, मांडू और इलाहाबाद में रहे। हालांकि उसे कोई औपचारिक व्यापारिक संधि नहीं मिली, लेकिन उसने मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली।
उसकी कूटनीति ने भारत में कंपनी की प्रतिष्ठा को और स्थिति को और बहुत मजबूत किया। ठीक, यानी हाकिंग जो अनुमति प्राप्त किया था सिर्फ वह सूरत में व्यापार करने के लिए था, परंतु टॉमस रो ने विभिन्न स्थलों में फैक्ट्रियां स्थापित करने और व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। टॉमस रो के विषय में महत्वपूर्ण क्या है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पूर्वी द्वीपों की यात्रा, वोयोज टू द ईस्ट इंडिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखा इस नाम से। 1623 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद और मछलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली थी। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, टॉमस रो के विषय में यह महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अब अभी तक तो हम लोग उत्तर भारत में थे ना, अब दक्षिण भारत की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री जो है वह मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित हुई थी। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित किया गया, जो गोलकुंडा राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह था। भारत में प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त अंग्रेज फैक्ट्री मछलीपट्टनम में ही स्थापित की गई थी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद की जो घटना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1632 ईस्वी में इनको एक गोल्डन फरमान, जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है, गोलकुंडा के जो शासक थे सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, इनसे एक सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। इस फरमान में कहा गया था कि 500 पगोडा जो कि स्थानीय यानी गोलकुंडा की स्थानीय मुद्रा थी, उसको कर के रूप में, ठीक, 500 पगोडा वार्षिक कर के रूप में यदि अंग्रेज सुल्तान को देते हैं तो वह गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर व्यापार कर सकते हैं। ठीक, गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों से स्वतंत्र व्यापार रूप में व्यापार करने का इनको अधिकार मिल गया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम पूर्वी तट की बात करते हैं तो पूर्वी तट पर अंग्रेजों का पहला जो कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया गया। तो अभी हम लोगों ने पूर्वी भारत में कहाँ पे देखा था, सूरत में 1613 ईस्वी में। फिर दक्षिण भारत में सबसे पहला जो कारखाना है वह 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, और यहीं पर 1632 ईस्वी का हमने गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह का एक सुनहरा फरमान भी देखा, जिसमें कहा गया था कि 500 पैगोडा जो कि स्थानीय मुद्रा थी, उसको अगर अंग्रेज सुल्तान को अदा करते हैं वार्षिक कर के रूप में, तो वह गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों पर मुफ्त में, यानी अकेले, इनके अलावा और कोई भी जो अंग्रेज या जो यूरोपीय देश हैं वह व्यापार नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने पूर्वी तट पर देखा, भारत के पूर्वी तट पर जो पहला कारखाना अंग्रेजों का स्थापित किया गया था 1633 ईस्वी में, उड़ीसा का जो बालासोर और हरिहरपुरा स्थान है वहां पर यह स्थापित किया गया। आगे देखते हैं हम लोग मद्रास की स्थापना और फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक, 1641 की घटना है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण। अंग्रेजों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि एक किला है, इसका निर्माण किया। महत्वपूर्ण क्यों यह है, यह भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम किला है। ठीक, तो यहां से प्रश्न आता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला कौन सा है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि 1641 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक, इसके पहले की घटना क्या थी, इसके पहले 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज नागरिक था, एक अंग्रेज व्यापारी था, जिसने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा जो हैं उनसे मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। ठीक, चंद्रगिरी के राजा थे दरमेला वेंकटप्पा, इनसे मद्रास को पट्टे यानी लीज पर प्राप्त किया, और फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक भी माना जाता है। अब फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है, जब इसकी स्थापना हो जाती है तो यहाँ पर कोरोमंडल तट पर स्थित सभी अंग्रेज बस्तियों का मुख्यालय इसे बना दिया जाता है। किसको, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला है। 1658 तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा और कोरोमंडल तट के सभी अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अधीन कर दी गई। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा गया है कि किला कब बनवाया गया, खास करके जब मैचिंग करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से विकल्प इसमें से सुमेलित हैं।
तो वहां पर ऐसा कथन आपको दिया जाता है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज या मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे को माना जाता है। 1641 में यहाँ पर इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया। आगे देखते हैं बंगाल में किस प्रकार यह प्रवेश करते हैं और वहां पर कैसे व्यापार के लिए एक जो अनुमति पत्र है उसको प्राप्त करते हैं। बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर पहली फैक्ट्री 1652 में बनाई जाती है। बंगाल के सूबेदार थे शाह शुजा, ठीक, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा थे। इनसे अनुमति लेकर ब्रिजमैन ने हुगली में बंगाल के पहले कारखाने की स्थापना की, ठीक। बंगाल के जो क्या कहते हैं सूबेदार थे शाह शुजा, उनसे ब्रिजमैन ने अनुमति प्राप्त की और हुगली में पहला कारखाना स्थापित किया। 1651 ईस्वी में एक अंग्रेज डॉक्टर था गैब्रियल बॉन्टन, जिसने शाह शुजा के हरम आप लोग जानते हैं जहाँ पर मुगल दरबार या फिर उसके बाद भी जो बड़े बड़े अमीर थे उनके अपने अपने हरम होते थे, उन हरम में उनकी रानियां या फिर जो पट रानियां थी वह रहती थी। तो वहाँ की एक स्त्री जो है वह बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उसका इलाज अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बॉन्टन जो है इन्होंने किया था। इस इलाज से प्रसन्न होकर के शाह शुजा ने एक निशान यानी एक आदेश दिया। आदेश क्या दिया कि वह यानी अंग्रेज मात्र 3000 वार्षिक कर के बदले यानी 3000 रुपये वार्षिक एक मुश्त दे देंगे। किसको? शाह शुजा को। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, ठीक। शाह शुजा ने एक निशान या प्रमाण पत्र जारी किया। क्यों जारी किया? क्योंकि गैब्रियल बॉन्टन जो हैं उन्होंने उनके हरम की एक स्त्री का इलाज सफलतापूर्वक किया। उससे प्रसन्न होकर के इन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज 3000 रुपये वार्षिक कर देते हैं तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है कि बंगाल का प्रथम जो गवर्नर है, अंग्रेज गवर्नर विलियम हैजेस, ठीक। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर विलियम हैजेस था। बंगाल की फैक्ट्रियां मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन थी। जो अभी मैंने बताया था कि 1658 तक मद्रास में जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, बंगाल और बिहार और उड़ीसा जो है यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वह फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन यानी यहीं से उनके विषय में नीतियों का निर्धारण किया जाता था, ठीक। आगे देखते हैं बंबई के विषय में देख लेते हैं कि यहाँ से किस प्रकार से नीतियाँ प्रारंभ होती हैं, कैसी नीतियाँ बनाई जाती हैं। बंबई को अगर हम लोग पहले भी देखते हैं तो जो यह मुंबई है या बंबई जो है यह पुर्तगालियों के अधीन था। फिर बाद में पुर्तगालियों ने इसको अंग्रेजों को दिया। तो एक शाही विवाह हुआ था, ठीक। शाही विवाह 1662 में हुआ। उस विवाह में दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई दिया था। विवाह किसका हुआ था? चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगेंजा, ठीक। कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह अंग्रेज जो इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय इनसे हुआ। इस विवाह के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई जो है बंबई का बंदरगाह दे दिया, ठीक। उसके बाद चार्ल्स द्वितीय ने 1662 में चार्ल्स द्वितीय को मिला। तो चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में इस बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक। क्योंकि अब यह ब्रिटेन में रह रहे हैं तो बंबई को इनको दहेज में मिला है, तो वहां से यह डायरेक्ट कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो प्रशासन करने के लिए 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने दे दिया। फिर बंबई की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो गेराल्ड ओंगियार जो हैं यह गवर्नर रहते हैं 1669 से 77 के बीच में, जिनको आधुनिक बंबई का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने बंबई शहर की स्थापना की और यहाँ पर एक गोदी यानी बंदरगाह का भी निर्माण करवाया और एक टकसाल भी स्थापित की। साथ ही साथ उस शहर की किलेबंदी भी की। मुख्यालय का स्थानांतरण 1687 में होता है। मराठों से बढ़ते खतरे को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से स्थानांतरित करके मुंबई बनाया। कब? 1687 में। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सूरत जो कि
मुख्यालय था अंग्रेजों का, वहां से इन्होंने 1687 ईस्वी में अपना मुख्यालय स्थानांतरित करके बंबई को बना दिया। आगे देखते हैं। कलकत्ता के विषय में डिटेल से जरूरी है जानना, क्योंकि कलकत्ता से ही आगे की जो नीतियां हैं, अंग्रेजों ने भारत में जो अधिकार करने का प्रारंभ किया वह कलकत्ता से ही शुरू होता है। तो कलकत्ता को कैसे कलकत्ता का विकास हुआ इसको भी हमें जानना जरूरी है। सूतनाती एक स्थल है कलकत्ता में। 1690 ईस्वी की बात है। बंगाल का जमींदार था इब्राहिम खां। इसके निमंत्रण पर जाप चौरनौग ने सूतनाती में एक अंग्रेज कोठी की स्थापना की। ठीक, कहां पर? सूतनाती में अंग्रेज कोठी की स्थापना की। कब? 1690 ईस्वी में। ठीक, फिर उसके बाद सूतनाती, गोविंदपुर और कालिकाता, इन तीनों को मिला करके, ठीक, इन तीनों को मिला करके फोर्ट विलियम जो है, इन तीनों गांवों को मिलाकर के कलकत्ता की स्थापना की गई और वहां पर फोर्ट विलियम नामक एक किला बनाया गया। ठीक, बर्दवान के जमींदार जो थे शोभा सिंह, इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को अपनी बस्ती की किलेबंदी करने का अवसर मिला। उन्होंने यहाँ पर फोर्ट विलियम नामक एक किले का निर्माण किया। यह सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर है। ठीक, फोर्ट विलियम मैंने बताया, सूतनाती, गोविंदपुर और कालिकाता, इन तीनों स्थलों, तीनों गांवों को मिलाकर के इस किले का निर्माण किया गया था। कब? 1690-92 के बीच की घटना है। ठीक, उसके बाद हुआ क्यों था, क्यों इस किले का निर्माण किया गया था? क्योंकि वह अंग्रेज पहले से ही चाह रहे थे कि जो यह किला है इसकी किलेबंदी कर दी जाए ताकि विभिन्न बाह्य आक्रमणों से इसकी सुरक्षा हो सके। इनको अवसर मिला जब बर्दवान के एक जमींदार थे शोभा सिंह ने विद्रोह कर दिया, तो उसी को लेकर के इन्होंने वहां पर जो सूबेदार था उससे कहा कि हमें विभिन्न विद्रोहों का खतरा है और आक्रमणों का खतरा है, इसलिए हम लोग इस शहर की किलेबंदी करेंगे। बाद में आप लोग देखोगे जब अलीवर्दी खां या फिर सिराजुद्दौला आते हैं तो इस किलेबंदी को लेकर के ही बहुत सारा विवाद भी होता है। आगे फिर क्या होता है कि 3 गांव की जमींदारी, ठीक, 1698-99 की बात है। मुगल सूबेदार अजीमुस्तान की अनुमति से कंपनी ने 1200 रुपए में 3 गांव सूतनाती, गोविंदपुर और कालिकाता की जमींदारी खरीद ली। ठीक, जमींदारी से मतलब क्या है कि उस समय जो जमींदारी खरीदी जाती थी उसमें जो राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को मिल गया। ठीक, कहां कहां का? सूतनाती, गोविंदपुर और कालिकाता की जमींदारी का जब इनको अधिकार मिल गया, वहां से यह राजस्व वसूल सकते थे। तो इन 3 गांवों को मिलाकर जाप चारनाग ने आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। 1700 ईस्वी में कलकत्ता को मद्रास से स्वतंत्र एक अलग प्रेसिडेंसी बना दिया गया। ठीक, इसके पहले जो मैंने बताया था 1658 ईस्वी तक क्या हुआ था? 1658 ईस्वी तक विभिन्न जो भारत में स्थल थे वहां पर जो नियंत्रण का कार्य फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में था वहां से किया जाता था, परंतु 1700 ईस्वी में कलकत्ता को मद्रास से अलग करके एक अलग प्रेसिडेंसी बना दिया गया और इस प्रेसिडेंसी में चार्ल्स आयर जो थे इनको फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम जो किला कलकत्ता में है वहां का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो चार्ल्स आयर थे। ठीक, आगे देखते हैं। 1717 की महत्वपूर्ण घटना होती है। इसके बाद इन अंग्रेजों को बहुत ज्यादा 1717 में अधिकार प्राप्त हुए, एक शाही फरमान प्राप्त हुआ जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसको मैग्ना कार्टा किसने कहा था? ब्रिटिश इतिहासकार थे ओर्म। ठीक, तो उन्होंने कहा था। इसके विषय में डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं। जॉन सरमन जो है एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से। किसके पास? फर्रुखसियर के दरबार में। ठीक, जॉन सुरमन को प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष के रूप में व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए फर्रुखसियर के दरबार में भेजा जाता है। इस दल में एक सर्जन यानी डॉक्टर थे विलियम हैमिल्टन और एक दुभाषिए थे ख्वाजा शेहूद। ठीक, इस दल में डॉक्टर विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा शेहूद थे। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर, ठीक,
हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियर को एक गंभीर बीमारी से मुक्त कर दिया। ठीक, उनका इलाज बहुत सही से किया, जिससे वह स्वस्थ हो गए, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह ने एक फरमान जारी किया। उस फरमान को ही ओर्म ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। अब फरमान के प्रावधान क्या थे, इसको भी देखना जरूरी है। पहला था बंगाल में 3000 वार्षिक कर के बदले सभी सीमा शुल्कों से मुक्त व्यापार, यानी 3000 रुपये वार्षिक अगर यह लोग कर देते हैं, टैक्स देते हैं, तो बंगाल में किसी भी प्रकार का कोई भी सीमा शुल्क अंग्रेजों को नहीं देना होगा। दूसरा था सूरत में 10,000 सालाना पर समस्त व्यापार आयात निर्यात शुल्क से मुक्ति, यानी 10,000 रुपये अगर यह सालाना देते हैं तो सूरत में कोई भी आयात और निर्यात करते हैं तो उस पर कोई भी शुल्क अंग्रेजों को नहीं देना होगा। बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में मान्यता दी गई, यानी बंबई में जो भी कंपनी द्वारा सिक्के ढाले जाएंगे पूरे मुगल साम्राज्य में वह मान्य होंगे। कलकत्ता के आसपास 38 गांव की भूमि खरीदने की अनुमति भी अंग्रेजों को मिली, यानी 4 जो प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला था कि बंगाल में 3000 रुपये सालाना टैक्स अगर देंगे तो किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं देना होगा। दूसरा था 10,000 रुपये सालाना अगर अंग्रेज भारतीय मुगल बादशाह को देते हैं तो वह किसी भी प्रकार का आयात निर्यात शुल्क नहीं देंगे। तीसरा था कि बंबई में जो अंग्रेजों द्वारा सिक्के ढाले जाएंगे वह पूरे मुगल साम्राज्य में मान्य होंगे। और चौथा था कलकत्ता के आसपास के जो 38 गांव थे उनकी जमीन को खरीद सकते हैं अंग्रेज। ठीक, इसके बाद जो मैंने बताया था, इतिहासकार ओर्म ने इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। अब देखिए जो यह फरमान मिला था इसी में एक शब्द आता है दस्तक। ठीक, दस्तक क्या होता है कि निशुल्क व्यापार का आज्ञा पत्र। ठीक, दस्तक क्या होता है, निशुल्क व्यापार का आज्ञा पत्र। इसका कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग होता था, बंगाल के नवाबों के साथ टकराव का मुख्य कारण बना। ठीक, तो दस्तक क्या होता है, निशुल्क व्यापार का एक आज्ञा पत्र होता है जिससे कंपनी के जो अधिकारी हैं वह यह जो दस्तक या जो पास है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, परंतु कंपनी के जो कर्मचारी थे वह जब निजी यानी खुद का व्यापार करते थे तो उसमें भी इसका दुरुपयोग करते थे। साथ ही साथ वह इस दस्तक को जाली या फिर विभिन्न भारतीय व्यक्तियों को भी दे देते थे जिसका प्रयोग वह व्यापार में करते थे, जिससे उन्हें शुल्क नहीं देना होता था और उस शुल्क के बदले जो वस्तुएं वह व्यापार में खरीद कर लाते थे अंग्रेजों को देते थे। तो अंग्रेजों को भी इससे फायदा हो जाता था, भारतीय व्यापारियों को। नुकसान किसको होता था, नुकसान होता था बंगाल के नवाबों को। तो इसी को लेकर के बंगाल के नवाबों के साथ इनका टकराव भी होता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। मुगलों के साथ संघर्ष की बात करते हैं कि अंग्रेजों को कब क्या कहते हैं संघर्ष मुगलों से करना पड़ा। बात 1686 ईस्वी की है। सूरत के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड द्वारा मुगल जहाजों को लूटने के कारण। ठीक, 1686 में अंग्रेज गवर्नर था जो कि सूरत का गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड, उसने मुगल जहाजों को लूट लिया, जिससे औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली यानी बंगाल में जो हुगली बंदरगाह है वहां से खदेड़ दिया और कई कोठियों को अंग्रेजों से छीन लिया। और बाद में जब समझौता होता है तो औरंगजेब ने कहा कि सर जॉन चाइल्ड जो है उसको भारत से निष्कासित कर दिया जाए। ठीक, भारत से निष्कासित कर दिया जाए और बाद में जुर्माना लेकर उन्हें माफ किया गया। ठीक, अंग्रेजों से बाद में जुर्माना लिया गया फिर माफ कर दिया गया। ठीक, फिर उसके बाद यह तो बाहर से संघर्ष हो गया। अब अंग्रेजों को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ब्रिटेन में विभिन्न जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनसे भी संघर्ष हो रहा था, उनसे भी सामना करना था इनको। तो एक नई कंपनी बनाई गई थी 1698 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम द्वारा। एक प्रतिद्वंदी कंपनी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट, ठीक, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट, इसकी स्थापना की गई थी। इसका भी उद्देश्य था कि विभिन्न पूर्वी देशों में व्यापार करना। ठीक, फिर बाद में 1708-9 ईस्वी में इन सभी कंपनियों को
एक कंपनी में विलय कर दिया गया और उसका संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसे गोल्डफिन समझौता भी कहा जाता है। तो गोल्डफिन समझौता हो सकता है पूछ ले, तो क्या है, तो यह है ब्रिटेन की विभिन्न कंपनियों का एक संयुक्त कंपनी के रूप में विलय जो है उसी को गोडोल्फिन समझौता कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं और शब्दावलियां जो पूछी जाती हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। संस्थापकों के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कलकत्ता का संस्थापक जैप चार्नॉक को माना जाता है, बंबई का संस्थापक गेराल्ड अंगियार को माना जाता है और फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक माना जाता है। अब कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो निर्यात की जाती थी, यानी भारत से यूरोपीय देशों को अंग्रेजों के माध्यम से निर्यात की जाती थी, तो सूती कपड़ा, नील यानी इंडिगो, कच्चा रेशम और मसाले। साथ ही साथ ये जो सूती कपड़ा, नील, इंडिगो, कच्चा रेशम और मसाले हैं, यह यूरोपीय देशों को निर्यात किए जाते थे। जो सबसे अच्छी नील होती थी भारत में जो सबसे अच्छी नील होती थी वह बयाना, जो कि आगरा के आसपास थी, वहां तैयार होती थी। ठीक, सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ठीक, सबसे अच्छी नील बयाना जो कि आगरा के पास है वहां से मिलती थी, और सबसे अच्छा प्रकार का सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। एक शब्द आता है, परीक्षा में अक्सर पूछा भी गया है, इंटरलोपर्स। ठीक, इंटरलोपर्स किसे कहा जाता है? इंटरलोपर्स उन्हें कहा जाता है कि एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी जो कंपनी के एकाधिकार को नहीं मानते थे। ठीक, तो जो कंपनी के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके एकाधिकार को नहीं मानते थे और एशिया से मुक्त व्यापार करते थे, उनको इंटरलोपर्स कहा जाता है। फैक्टर क्या होता है? फैक्ट्री का, जैसे कलकत्ता में कोई फैक्ट्री या सूरत में कोई फैक्ट्री स्थापित की गई, उस फैक्ट्री का जो प्रमुख होता है उसको फैक्टर कहा जाता है। फैक्ट्री किसे कहा जाता है? फैक्ट्री उस समय यह उत्पादन केंद्र नहीं बल्कि एक भंडार गृह या व्यापारिक चौकी होती है। आज जो हम लोग फैक्ट्री देखते हैं वहां पर उत्पादन का कार्य किया जाता है, परंतु अंग्रेजों की जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वहां पर उत्पादन का कार्य नहीं होता था, बल्कि विभिन्न स्थलों से वस्तुओं को खरीद करके वहां पर उसका भंडारण किया जाता था। ठीक, तो यह तथ्य भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जितना मैंने बताया है उनको अगर एक सारांश के रूप में देखना हो कि कब कौन सी घटनाएं घटी हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और उस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 ईस्वी में एक शाही चार्टर के द्वारा अधिकार दिया जाता है कि वह पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है। फिर 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो हैं यह भारत में यानी सूरत में आते हैं। उसके बाद 1612 ईस्वी में सवाली का युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है, जिससे प्रसन्न होकर के, प्रभावित होकर के फिर जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति अंग्रेजों को दी। उसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आते हैं। ठीक, 1615 ईस्वी में टॉमस रो भारत आते हैं। फिर गोलकुंडा के जो शासक थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, उनके द्वारा 1632 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। फिर 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे जो है, इन्होंने चंद्रगिरी के राजा वहां उनसे एक मद्रास को पट्टे पे लिया। कब? 1639 ईस्वी में। और वहीं पर एक किला फोर्ट सेंट जॉर्ज 1641 ईस्वी में। ठीक, 1641 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। ठीक, उसके बाद 1668 ईस्वी में इनको बंबई कंपनी को मिला। किससे मिला? कैथरीन ब्रिगेंजा जो कि पुर्तगाली राजकुमारी थी। इनका विवाह ब्रिटेन के जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, फिर बाद में यह शासक भी बनते हैं, चार्ल्स द्वितीय से होता है 1662 ईस्वी में। फिर 1662 ईस्वी में ही इनको जब विवाह के उपरांत दहेज में बंबई मिलता है, तो इस बंबई को 1668 में यह
किसको देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले दे देते हैं। तो उसी को बम्बई कंपनी को जब मिल जाता है तो फिर 1690 ईस्वी में क्या होता है? कलकत्ता की नींव सुल्तानाती में पहली कोठी स्थापित होती है। तो आधुनिक कलकत्ता कहाँ पर स्थापित, जो कोठी है, किला जो है वह सुल्तानाती, गोविंदपुरा और कालिकाता 3 गांवों को मिला करके फोर्ट विलियम की स्थापना की जाती है। ठीक, उसके बाद 1717 ईस्वी में विलियम हैमिल्टन मुगल दरबार में आते हैं और विलियम हैमिल्टन ने मुगल शासक फर्रुखसियर का सफलतापूर्वक एक गंभीर बीमारी से इलाज किया, जिससे प्रसन्न होकर के एक शाही फरमान के माध्यम से, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा ओर्म महोदय ने कहा था, उस मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र के शाही फरमान से ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजों को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कलकत्ता यानी बंगाल में मुक्त व्यापार, साथ ही साथ 10,000 रुपये वार्षिक यानी सालाना कर देने पर, टैक्स देने पर इनको आयात निर्यात में क्या कहते हैं, छूट प्राप्त थी। साथ ही साथ बंबई में ढाले गए जो भी सिक्के थे वे संपूर्ण मुगल दरबार में मान्य थे। ठीक, तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं फिर निष्कर्ष क्या होता है कि व्यापारी से शासक तक की जो यात्रा हमने देखा है, आगे हम लोग फिर देखेंगे किस प्रकार से बंगाल के नवाबों से इनका संघर्ष होता है। 1717 के फरमान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई थी, उसने भारत में अपनी जड़ें गहरी कर ली थी। व्यापार के लिए प्राप्त की गई रियायतें और बनाए गए किले ही भविष्य में उसके साम्राज्य की नींव बनेंगे। ठीक, तो आगे जो अगला हमारा क्लास होगा, इसके बाद हम लोग अंग्रेजों के बाद पहले फ्रांसीसियों को देख लेंगे, फिर उसके बाद जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें किस प्रकार से इन व्यापारिक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाबों को चुनौती दी और प्लासी के युद्ध में कौन विजयी हुआ, क्या घटनाएं हुई, उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि क्लास कैसे है, तथ्य कैसे हैं, कि आपको यह क्लास आपकी तैयारी में लाभदायक होगी। इन सब चीज़ों को लेकर के आप जरूर कमेंट करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।